नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक और रिपोर्ट सदन में पेश कर सकती है। सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से झुग्गी पुनर्वास योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें पात्रता की कट ऑफ तारीख को 2015 से बढ़ाकर 2025 करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की 2 महत्वपूर्ण रिपोर्टें भी सदन के पटल पर रखी जा सकती हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था, प्रदूषण, जल भराव और अन्य जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपने विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों को सदन के माध्यम से सामने रखने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं नोएडा के सेक्टर 132 गोल चक्कर पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नोएडा प्राधिकरण ने इस व्यस्त चौराहे के पुनर्विकास के लिए 10.25 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। सेक्टर 132 स्थित शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉरपोरेट कार्यालयों और आसपास की हाईराइज सोसाइटियों के कारण यहां सुबह और शाम के समय भारी जाम की स्थिति बनती है। सेक्टर 168, 135, 130, 129, 134 और 133 के हजारों लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। प्राधिकरण की योजना के तहत मौजूदा गोल चक्कर को हटाकर 45 मीटर चौड़ी सड़क पर कलवर्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सड़क का चौड़ीकरण कर नया यू टर्न विकसित किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और प्रवेश मार्ग को भी चौड़ा किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद इस क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। वहीं नोएडा में लगातार हो रही बारिश के बीच जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। प्राधिकरण के महाप्रबंधक सिविल A.K. अरोड़ा ने सेक्टर 80, 81, 82 और औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 समेत कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश स्थानों पर जलभराव की कोई समस्या नहीं मिली, जिससे ड्रेनेज व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। हालांकि कुछ जगहों पर पनकटों की सफाई की आवश्यकता महसूस होने पर मौके पर ही सफाई कार्य कराया गया। इसके बाद सेक्टर 105 और 108 का भी निरीक्षण किया गया, जहां भी जलभराव की स्थिति नहीं पाई गई। सेक्टर 105 में RWA पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र का जायजा लिया गया। महाप्रबंधक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी स्थिति में जलभराव न होने दिया जाए। प्राधिकरण का कहना है कि बारिश के मौसम में नागरिकों को राहत देने के लिए सभी टीमें अलर्ट मोड पर हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में 7 निजी विद्यालयों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जांच में पाया गया कि 6 स्कूलों ने निर्धारित 7.23% की सीमा से अधिक फीस बढ़ाई, जबकि एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अलावा अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला। समिति के अनुसार स्कूलों को पहले ही 45 नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 का उल्लंघन किया गया। इसके बाद APJ स्कूल, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, रामज्ञा स्कूल, विश्व भारती स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल और बाल भारती पब्लिक स्कूल समेत 7 विद्यालयों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक में लंबे समय से बंद पड़े शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम को आमजन और खिलाड़ियों के लिए फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। समिति ने तय किया है कि स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, स्केटिंग और शतरंज समेत कई खेलों के कोचिंग कैंप लगाए जाएंगे। 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र 210 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए नाम मात्र शुल्क तय किया गया है। जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का रोस्टर बनाकर उन्हें नियमित प्रशिक्षण देने और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उधर दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई प्रमुख सड़कों और अंडरपास में पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोगों को लंबा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ा। सुबह दफ्तर, स्कूल और अन्य कामों के लिए निकले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वाहन पानी में फंस गए, जबकि कुछ इलाकों में जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई।
पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है और लोगों को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन और नगर निगम की टीमें जलभराव वाले इलाकों में पानी निकासी के काम में जुटी हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में मानसून सक्रिय रह सकता है और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिल्ली एनसीआर में आज लगातार झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, आवागमन में भी लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अभी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से ही हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर इसकी वजह से लोगों ने भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख सड़कें और अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी गति से चल रही है। यही नहीं, यहाँ सुबह दफ्तर और स्कूल में लोग जाने वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है उनको। हालांकि आसपास में लगातार बारिश की वजह से कई काम जो है वो बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ उनको भी हालांकि गर्मी से राहत तो मिली है, मगर भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल। और अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो आईएमडी की तरफ से फ़िलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। जल भराव की जो समस्या है वो भी दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर देखने को मिल रही है, जिससे लंबा ट्रैफिक जैम भी कई जगहों पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर यही हाल रहा और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से अगर लगातार बारिश हो रही है तो कई घंटे लोग जाम में फंसने की जो जानकारी है वो मिल रही है। फिलहाल गाजियाबाद की जो सीमा है दिल्ली गेट पर लगातार कई किलोमीटर का लंबा जाम जो है वो उससे जूझते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें भी हमने उसमें कैद करी है कि कई लोग जो है वो पर जाम में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या लोगों की आफत भी बनती जा रही है। फिलहाल कई घंटे लोग जाम से जूझ रहे हैं और इससे निकलने का कहीं ना कहीं समाधान ढूंढ रहे हैं। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगहों पर सुबह से ही बारिश होती हुई नज़र आ रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला है, जिससे लंबा ट्रैफिक जैम भी कई जगहों पर लग गया। लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के चांदपुर रोड स्थित सूर्य नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के समय मकान मालिक घर में मौजूद नहीं थे। स्थानीय लोगों ने घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम लगातार मामले की जाँच कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने नकली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वैगनआर कार से सलीम, माजिद और जीशान को दबोचा, जिनके कब्जे से 1 लाख रुपए की नकली करेंसी, 3 मोबाइल फोन और एक कार बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह 40,000 रुपए में 1 लाख रुपए की नकली करेंसी खरीदता था और बाजार में खपा कर मोटा मुनाफा कमाता था। पुलिस के अनुसार ये नकली करेंसी बेंगलुरु से कुरियर के जरिए मंगाई जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह का एक सदस्य वर्ष 2023 में दुबई गया था, जहां उसका संपर्क कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से हुआ था। इस एंगल की जांच अब स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, नकली नोट पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला सर? किसी और देश से कार्ड जुड़े हुए के लिए? देखिए, जो अभी हमारे बुढ़ाना थाने में मुजफ्फरनगर में 1 लाख रुपए फर्जी करेंसी पकड़ी गई है, काउंटरफिट करेंसी पकड़ी गई है और जो पूछताछ की गई है 3 लोग, उसमें 3 साथी बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें सालिम नाम का जो बदमाश है, जिसका जन सेवा केंद्र है शकौती में,
मेरठ में, और वो पिछले 1.5-2 साल से वहाँ जनसेवा केंद्र चलाता है। उसने पूरे सिस्टम में एक बेंगलोर से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया गया अभी प्रथम दृष्टया, जिसमें एक कुरियर कंपनी के माध्यम से 1 लाख रुपया आता है और एक कोड दिया जाता है उनको, जिसके माध्यम से ये उस कोड को दिखा करके वो चीज़ उसको रिसीव कर लेते हैं और फिर QR कोड के माध्यम से उनको वहाँ जो भेजता है उसका 30% सप्लाई कर देते हैं, फिर 40% स्वयं कमाते हैं और उसके बाद इसी आधार पर जो सर्कुलेट करता है विभिन्न मार्केट में, दुकानों पर, उसको 50% कमीशन पर ये पैसा पूरा जो है मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। और इस प्रकार से 3 लोग पकड़े गए। इसमें सालिम सबसे खतरनाक अपराधी है, क्योंकि इसमें इसी के माध्यम से सारा संपर्क हुआ था। और इसमें हमारी टीम जो है बंगलौर जा रही है, इसमें SPRA और CO बुढ़ाना के बिल्कुल परीक्षण में। इसमें इंस्पेक्टर बुढ़ाना द्वारा जो कार्य किया गया है उसके लिए मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। वहीं सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धा का एक अनोखा और विशाल स्वरूप मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। रतनपुरी गांव के रहने वाले राहुल सोम अपने 2 साथियों के साथ 1001 लीटर पवित्र गंगाजल की कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी गंगाजल कांवड़ों में से एक है। शिव भक्तों का कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मनोकामना लेकर ये विशेष कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। 31 जुलाई को हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा में तीनों श्रद्धालु प्रतिदिन करीब 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। राहुल सोम ने बताया कि शिवरात्रि के दिन गांव के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा और इसके बाद 1001 लीटर गंगाजल गांव के घर घर में वितरित किया जाएगा। राहुल के अनुसार ये उनकी 16वीं कांवड़ यात्रा है और इससे पहले भी वो 1001 लीटर गंगाजल की कांवड़ ला चुके हैं। क्या नाम है बोले आपका? राहुल सोम बोले। राहुल कहाँ से हो आप? गांव रतनपुरी से बोले। हाँ जी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं आप, कितना जल है? 1001 लीटर बोले। 1001 लीटर? हाँ बोले। कितना जल क्यों ला रहे, क्या? गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए बोले। इस जल का क्या करेंगे? इस जल को तो गाँव में बांट देंगे घर घर। कब चले थे? 31 में चले थे, 31 में। कितने चलते हो रोज? 15 किलोमीटर सुबह सांझ। हाँ बोले। जल कैसे खींचते हो? सब अलग हाथ से खींचते हैं बोले। साथ में खींचते हो, सब लगते हैं एक अकेला अकेला? नहीं, सब साथ में खींचते हैं। वैसे तो खींचेगी नहीं, 3 बंदे हैं साथ में जो मैन है। कितने उठा रखा हुआ है? 3 में कैसे? नहीं, मैन तो मेरे मतलब कि 2 खींचने वाले साथ में हैं। कितने कैसी रात और यात्रा में बीच में कोई समस्या? समस्या तो वैसे तो कोई ना, बस ये दर्द तकलीफ तो हो ही है थोड़ी करनी तो। बाल्टी से भरा बोले। हाँ। वहीं सावन के महीने में जहां शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं शामली के थाना भवन कस्बे के मोहल्ला मुजावर में नन्हे बच्चों की अनोखी शिव भक्ति चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बच्चों ने अपने हाथों से भगवान शिव के शिवलिंग का आकर्षण श्रृंगार कर उसे अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप दिया। उनकी बनाई सुंदर झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों की कला, श्रद्धा और समर्पण की जमकर सराहना की। खास बात यह है कि आज के दौर में जहां अधिकांश बच्चे मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स में व्यस्त रहते हैं, वहीं इन बच्चों ने अपना समय भक्ति, पूजा और सृजनात्मक कार्यों में लगाकर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने भगवान शिव के सभी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। इस पहल ने पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान सामाजिक सौहार्द और आपसी सहयोग की मिसाल देखने को मिली है। नगर के मेरठ रोड स्थित मीनाक्षी चौक के पास अंसारियान मस्जिद को स्थानीय लोगों ने टेंट के पर्दों से ढक दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कदम किसी प्रशासनिक दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से उठाया गया है। मस्जिद में बच्चों की तालीम होती है और कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चे उत्सुकतावश कांवड़ यात्रा देखने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था की आशंका रहती है। इसी कारण मस्जिद को अस्थायी रूप से पर्दों से ढक दिया गया है। स्थानीय निवासी शहजाद ने बताया कि हर वर्ष इसी तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। क्षेत्र में आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम शहजाद है। कहाँ के रहने वाला हो? मैं इसी तकियन सरियान महल्ले का। मस्जिद के बाहर से कपड़ा ढका गया है, क्या पूरा मामला है? ये अपनी मर्जी से ढक देते हैं क्योंकि बच्चे आते हैं
भाग के आते हैं, राजा रानी देखते हैं, अब वो चलता है मनोरंजन से, बच्चे भागते भागते किसी का दिल न खिल जाए, इस वजह से हम यहाँ से पर्दे ढक देते हैं। कावड़ यात्रा चलने इस वजह से ढकवाया गया। हाँ, वो किसी ने तो कहा था या अपनी मर्जी से? नहीं, किसी प्रशासन ने, किसी ने भी कोई दबाव नहीं दिया, पर शासन ने कुछ नहीं कहा, ये अपनी मर्जी से ढकता है। क्या नाम है इस मस्जिद को? तकियन सारियान। अच्छा, पूरे मस्जिद को कवर कर दिया और मोहल्ले को? हाँ, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पर्दे डाल देते हैं, बच्चे भाग के ना आवे इस वजह से। ऐसे पढ़ रहे हैं मस्जिद में? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं। फिलहाल हमने जो है उसके लिए भी जो नमाज है अंदर ही अंदर अपना पढ़ ले नमाज और अपना चल जाए, महल्ले की पढ़े, उधर का नहीं आता कोई। वहीं मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश तेज हो रही है और लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। गुरुवार को बुढ़ाना तहसील क्षेत्र में बारिश के कारण 2 अलग अलग गांव में मकानों की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हुसैनपुर कला गांव में एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ घंटे बाद हबीबपुर सिकरी गाँव में भी मकान की छत गिरने से एक और हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, जबकि मलबे में दबकर 1 वर्षीय मासूम बच्ची सानवी की दर्दनाक मौत हो गई। प्रशासन ने घायलों का इलाज शुरू करा दिया है और मृतक बच्ची के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने लोगों से जर्जर मकानों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। 2026 को एक घटना हुसैनपुर कला गांव में सुबह 7 बजे के आसपास घटित हुई है, जिसमें एक मकान की छत और मकान का कुछ हिस्सा गिरने से 5 लोग एक परिवार के जो थे उनको चोटें आई हैं और उन सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिसमें से 3 लोग अभी वहां पर इलाज में हैं और 2 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। दूसरी घटना जो हुई है वो हबीबपुर सीकरी गांव में हुई है। यह शाम को 4 बजे के आसपास की घटना है। इसमें भी एक मकान का छत का कुछ हिस्सा गिरने की वजह से एक परिवार के 3 व्यक्ति को चोट आई, जिसमें से एक लगभग 1 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई। अन्य 2 जो परिजन हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सर, परिवार को क्या आर्थिक मदद? जो मृतक की घटना हुई है उसमें शासन की तरफ से जो अनुशंसित राशि है 4 लाख रुपए की धनराशि, वो ऑनलाइन उसको कर दिया गया है और सभी डिटेल्स लेके उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए कर दिया गया है। क्योंकि आज ये 2 घटनाएं तहसील क्षेत्र में हुई हैं, तो इसको लेकर मेरा ये अब सभी सम्मानित नागरिकों से, हमारी तहसील के जो भी निवासी हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो सभी अपने मकान जो किसी प्रकार से जर्जर स्थिति में है या वर्षा के कारण ऐसी स्थिति में है कि वहाँ कोई घटना कारित हो सकती है, उसको लेकर वो संवेदनशील रहें। और हम लोगों ने इसकी व्यवस्था सभी गाँव में प्रधानों के माध्यम से की भी है कि अगर किसी को आवश्यकता है तो हम उसके रहने का प्रबंध करेंगे। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से और सभी निवासियों से भी अनुरोध है कि अगर आपका मकान ऐसी स्थिति में है तो आप सुरक्षित स्थान पर जरूर शरण ले लें। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर और सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग कंट्रोल रूम और प्रमुख पड़ावों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कांवड़ यात्रा के दौरान एटीएस, आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जबकि सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अधिकारियों ने संबंधित पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि लाखों शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया गया है, किस तरह की अभी पूरा कांवड़ यात्रा में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीआईजी सहारनपुर रेंज श्री अभिषेक सिंह, श्री संजय कुमार वर्मा साहब एसएसपी मुजफ्फरनगर, यहाँ पे उमेश मिश्रा साहब हैं जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर, तो सभी लोग के साथ जो है कांवड़ जिस मार्ग से भी कांवड़ियों को जाना है उसको बहुत से देखा गया है। सभी जगह प्रकाश व्यवस्था बहुत ही संतोषजनक है, सफाई बहुत ही संतोषजनक है, सुरक्षा कर्मी सभी जगह लगे हुए हैं, मोर्चे भी लगे हुए हैं, सब तैनात हैं। और जहाँ तक सर्वोच्च शासन का नियम जितने दिए गए हैं कांवड़ की ऊंचाइयों के बारे में, चौड़ाइयों के बारे में, वो सबका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सभी अधिकारी मुस्तैद हैं। अब इसी तरह से 11 तारीख तक हम लोग को अपनी स्थिति बनाए कर रखनी है और जितने हितधारक हैं उनसे बात करके, संवाद करके
पूरा कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर में एक युवक की तरफ से आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों की तरफ से लगातार प्रताड़ित और परेशान किए जाने से रवि मानसिक रूप से टूट गया था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। रवि अपने पीछे पत्नी और 2 मासूम बेटियों को छोड़ गया है। परिजन उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर साहब, जो ये मरीज आया है, क्या है पूरा मामला? जब अस्पताल आया तो क्या था? हमारे यहाँ तो इन्हें मृत अवस्था में लाया गया। अच्छा, तो प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? फांसी के निशान जो गर्दन पे हैं वो ये बता रहे हैं घर उसके हिसाब से, उनके घर वालों के हिसाब से तो उन्होंने यही बताया कि फांसी लगाई है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, आपके भाई ने आत्महत्या करी, क्या है पूरा मामला और क्या वजह रही आत्महत्या करने के लिए? ये ओम प्रकाश अमर सिंह का लड़का है, विपिन अजयपाल का लड़का है। इन्होंने पहले एक बार हमारे पीठ में हाथापाई करी है, उसके साथ में भी करी है छोटे वाले के में। डिप्रेशन में आके शायद उसने ऐसा काम करा है। किस बात को लेकर विवाद था? विवाद अब तो कुछ भी नहीं था। अभी तो वो दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए आए थे, दुकान थी वहाँ, उनके चक्कर में वो हमसे भिड़े, मेरे घुसा भी मार के गए थे वो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।